Students, welcome to my channel This Term Learn. My name is Syed Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में तो आपको पता है। अब होप करता हूँ कि इंफॉर्मेशन याद होगी आपको क्या क्या है उसमें। सपोज गेमेटोफाइट जो है वो होता है प्रोडोमिनेंट वाला फेज। ठीक, गेमेटोफाइट जो होता है वो होता है आई मीन सिंगल, मतलब हाफ सेलर का बना होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है ना। इसी तरह फिर हैप्लॉइड होके वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। वो गैमेट्स फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्रिएट करते हैं। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कैप्सूल में स्पोर्स बनाता है मियोसिस के थ्रू, एंड वो स्पोर जाके जर्मिनेट होके फिर से गैमेटोफाइट बना देते हैं। ठीक है ना। तो ये किसका है? ये ब्रायोफाइट्स का है। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट, एंड अब ये चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ और होगा, देखते हैं आगे। खुद पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना। यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं इसको। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। इसके भी दो ग्रुप्स हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। ठीक है, वहाँ पे भी दो ग्रुप्स थे, लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। यहाँ पे भी दो ग्रुप्स हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस। मेडिसिनल पर्पज के लिए भी आप टेरिडोफाइट्स का यूज कर सकते हैं। एंड एज सॉइल बाइंडर्स ब्रायोफाइट्स को भी हम यूज कर रहे थे, जहाँ पे लिखा था कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम इनको सॉइल बाइंडर्स के तौर पे यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स भी कुछ टेरिडोफाइट्स है जिनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, एज ऑर्नामेंटल्स। Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue xylem and phloem. ये important point है। ये यहाँ से प्लांट ग्रुप में पहला वाला ग्रुप आ जाता है। ठीक है, प्लांट जो किंगडम है उसमें पहला ग्रुप होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, वो कौन है? वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में ट्रू वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ट्रू जाइलम प्रेजेंट होता है, ट्रू फ्लोएम प्रेजेंट होता है। You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. ठीक, तो इनके लिए भी यही कंडीशन चाहिए, कूल, डैम्प, शेडी एटसेट्रा। एंड कुछ तो सॉइल में भी आता है, लेकिन यही कंडीशन के लिए फेवरेबल है। कौन सी? जो ब्रायोफाइट्स के लिए थी, कूल, डैम्प, शेडी एटसेट्रा। ठीक, तो अभी तो नॉर्मली चल रहा है, सिंपली। अभी तो कुछ नया नहीं पढ़ा हमने। एक पॉइंट है वो ये है। ठीक है ना, जाइलम एंड फ्लोएम का। You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. हमें पता है bryophytes में कौन सा phase dominant है? Gametophyte. However, in pteridophytes में क्या है? The main plant body is sporophyte. यहाँ पे main plant body जो dominant होती है वो sporophyte होती है। कौन होती है? Sporophyte. यहाँ पे main plant body sporophyte होती है, which is differentiated into, ये differentiate की गई होती है किन में? True roots, याद रखना है। ट्रू लीव्स, ट्रू स्टम। यहाँ से प्लांट के कैरेक्टर्स आने लगे। यहाँ पे आपको ट्रू स्टम मिलेगा, ट्रू रूट्स मिलेंगे, ट्रू लीव्स मिलेंगे, एंड वेस्कुलर सिस्टम भी मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होता है। उस पे गेमेटोफाइट जो है कुछ टाइम के लिए रहता है, गेमेट प्रोड्यूस करता है, फिर खत्म होता है। जैसे कि वहाँ पे गेमेटोफाइटिक फेज जो था ब्रायोफाइट्स में वो डोमिनेंट था, फिर उस पे स्पोरोफाइट आके उससे नरिशमेंट लेता था। यहाँ पे उसका रिवर्स है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट अब तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं, गाइन गाइ मतलब जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उन सब में यही होता है कि स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होता है, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। अब सारे सारे सब में स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होगा। These organs possess well differentiated vascular tissues. Leaves in pteridophytes are small, microphylous, as in Selaginella. ठीक है ना। देखो, मैं आपको इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता सकता हूँ, लेकिन ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हम याद रखते हैं जितनी हमें इसमें दी गई है, तो वो बहुत ज़्यादा एनफ है। ठीक है। अदरवाइज मैं आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता सकता हूँ जो आपकी टेक्स्ट में नहीं दिए हैं। सपोज आगे जाके कुछ पॉइंट्स आएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि भूलू में भी कोई याद रखना चाहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा पहले ही डिफिकल्ट वाला है, तो प्रेफर नहीं करता। ठीक है। हम्म।
टेरिडोफाइट्स में पता है क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में लीफ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। टेरिडोफाइट्स में लीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। मे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर करोगे। ठीक है। टेरिडोफाइट्स को हम सीड लेस वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। आगे जाके आप समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे टैप रूट एब्सेंट होता है, टैप रूट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। हम्म। तो वही बात कि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। देखो, ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी, जिम्नोस्पर्म्स में भी, एंजियोस्पर्म्स में भी, हर जगह आपको स्पोरोफाइट डिप्लॉयड मिलेगा। स्पोरोफाइट यहाँ पे भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पे वो डोमिनेंट होता है, लेकिन ब्रायोफाइट में डोमिनेंट नहीं था। ठीक। चलते हैं। लीव्स इन द टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिलस। ठीक है ना, लीव स्मॉल होते हैं, इनको हम माइक्रोफिलस बोलते हैं। ठीक। लीव्स एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। अब इसने लिखा है सपोज स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिलस बोलते हैं एंड लार्ज को बोलते हैं मैक्रोफिलस। ठीक ना, फर्नेस में लार्ज होता है मैक्रोफिलस, फर्नेस में मे भी एग्जांपल आगे जाके आप देख लोगे। फर्नेस में होते हैं मैक्रोफिलस, बड़े लीफ होते हैं। ठीक है ना, और लार्ज माइक्रोफिलस एज इन फर्न्स। ठीक है ना, माइक्रोफिलस किस में होते हैं? स्लैजिनला में होते हैं। एंड लार्ज किस में होते हैं? फर्नेस में होते हैं। तो आपको यही एग्जांपल याद रखनी है, माइक्रोफिलस स्लैजिनला में होता है, यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं पूछी जाएगी इसके बारे में। माइक्रोफिलस फर्नेस में होता है। ठीक। द स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophytes। ठीक। स्पोरोफाइट्स जो है बेयर करते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया बेयर करते हैं सबटेंडेड जो होते हैं लाइक लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये नॉर्मल सी बात है। स्पोरेंजिया जो होता है यहाँ पे ये कंटेन करता है स्पॉन्जिनस टिश्यू। ठीक है ना, यहाँ पे जो फिर स्पोर मदर सेल से वो डिवाइड करती है, मियोसिस के अंडर जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, जितना दिया है उसी पे फोकस करेंगे। In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili and cones। Important point है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में क्या होता है, compact structure strobili and cones फॉर्म किए जाते हैं। एग्जांपल आपकी आएगी Selaginella equisetum। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, नीट में क्वेश्चन आया है Selaginella and equisetum का, compact cones and strobili किसमें पाए जाते हैं? आंसर है Selaginella and equisetum। Selaginella में और क्या होता है? माइक्रोफिल्स। ठीक ना। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells। sporangia जो होता है, ठीक है ना, उसमें मदर सेल्स मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, तो मैंने पहले बोला स्पोरेंजिनस टिश्यू होता है वहाँ पे स्पॉन्जस टिश्यू। तो स्पॉन्जस टिश्यू जो है उसमें मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स जो डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू। spores germinate to give rise to inconspicuous। ठीक है ना, inconspicuous small but multicellular। याद रखना है आपको, गेमेटोफाइट का जिक्र आ रहा है अब। ठीक है ना, गेमेटोफाइट के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो क्या होता है। एक तो स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, ठीक है, फ्री लिविंग भी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे जाके देखेंगे हम। फ्री लिविंग भी होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड भी होता है, गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। याद रखना। ठीक है, तो जो आपका गेमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइटा में, उसको क्या, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो वो पहले आपको बोलना है कि वो तो एक तो स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, छोटा होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड। ठीक है, थैलॉइड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। ठीक, प्रोथैलस। गेमेटोफाइट को यहाँ पे हम प्रोथैलस बोलते हैं, जो फ्री लिविंग होता है। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow। यहाँ पे भी गेमेटोफाइट के लिए क्या चाहिए आपको? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर,
Need of water for fertilization. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. यहाँ पे भी वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट इज वाई टेरिडोफाइटा भी लिमिटेड है, ठीक है ना, कुछ रीजन में जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी इनको मिलती है, ठीक। The gametophyte bear male and female sex organs called antheridia and archegonia. ये तो हमेशा नाम यही रहेंगे, antheridia मेल वाला होता है, archegonia फीमेल वाला होता है respectively. Water is required for transfer of anthrozoids. The male gamete is released from the antheridia to the mouth of archegonia. ठीक, यहाँ पे आपको वाटर चाहिए होता है जो मेल गेमेट्स एंथ्रोजॉइड्स को और फ्रॉम एंथ्राइडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम तक ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आया समझ के क्या होता है, कैसे ये होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वहां से स्पोर्स बनते हैं, वो जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाते हैं, गेमेटोफाइट फिर गेमेट रिलीज करके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाना है, याद रखना यहाँ पे आपको डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाना है ना। तो जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो क्या करता है, वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है, वो जाके गेमेटोफाइट बनाता है हैप्लॉइड, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड गेमेट्स प्रोड्यूस करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे चलता है ये वाला साइकिल। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, fusion of male gametes with the egg present in the archegonium results in the formation of zygote, ठीक है ना। तो जाइगोट बन जाता है, zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte, ठीक, which is the dominant phase of pteridophytes। तो फिर वही जो अभी आपने जो जाइगोट से डेवलप होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, क्यों, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है, ठीक। वो फिर ग्रो करता है और वही डोमिनेंट होता है, ठीक है, वही ज्यादा ज्यादा पार्ट वही होता है, उसी का होता है। मतलब जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट्स का, उसमें मेजोरिटी ऑफ टाइम जो रहता है स्पोरोफाइट होता है, उसी को हम डोमिनेंट कहते हैं, ठीक। वो मल्टी सेलुलर होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है, उसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसमें लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, ठीक। In majority of pteridophytes, all the spores are of similar kind, such as plants are called homospores. Majority of जो pteridophytes है उनमें गेमेट सिमिलर टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस, लाइक फ्लैजिनेला एंड साल्विनिया आप बोल सकते हो। होमोस्पोरस एग्जांपल आपको याद रखनी है, कौन कौन है, सॉरी 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 गलत हो गया, ठीक है ना। such plants are called homospore, sorry, genera like Selaginella and Salvinia which produce two kinds of spores, macro large and micro small spores are known as heterospores, sorry यहाँ पे थोड़ा फुल स्टॉप नहीं दिखा, ठीक है। सेलेजिनला एंड साल्विनिया जो है, ठीक है ना, वो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स, ठीक है। तो ये तो याद रखना है आपको, सेलेजिनला एंड साल्विनिया क्या करते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं। दी मेगास्पोर and microspore germinate and give rise to female and male gametes respectively। देखो हमें पता है जो बड़ा वाला होगा ये फीमेल होगा और जो माइक्रो वाला छोटा वाला होगा ये मेल होगा, ठीक। इसलिए अगर हम oogamous की बात करें, वहां पे क्या होता है, स्टैटिक एंड लार्ज जो है तो फीमेल गेमेट होता है, एंड जो स्मॉल एंड मोटाइल होता है वो मेल गेमेट होता है। तो यहाँ पे उस वे से आप याद रख सकते हो कि मेगा वाला जो है या लार्ज वाला जो स्पोर होता है वो क्या करता है, वो फीमेल गेमेटो, वो फीमेल जाके जर्मिनेट होके फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, एंड जो स्मॉल होता है माइक्रो वो मेल गेमेटोफाइट बनाता है। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट पे रह सकते हैं, ये जो गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट बहुत टाइम तक स्पोरोफाइट पे ही डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल ड्यूरेशन है, कभी पहले भी जा सकता है, कभी पहले भी डिटेच हो सकता है, कभी बाद में डिटेच हो सकता है, तो वेरिएबल टाइमिंग है, ठीक है। The development of zygote into young embryos takes place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit, ठीक है। यहाँ पे फीमेल जो होता है फीमेल वाला आर्चिगोनिया, उसी में एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे सीड जो सीड वाला हैबिट है उसका प्रिकर्सर यहाँ पे है, उसका स्टार्टिंग यहीं से होती है, यहाँ पे उसका थोड़ा क्ल्यू मिलता है हमें, ठीक। उसके बाद आगे जाके सीड्स बन जाते हैं। कंसिडर एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, इसको एक कंसिडर किया जाता है एक इम्पोर्टेंट स्टेप एवोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ से ही सीड बनने की शुरुआत हो गई है। थेरेडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर क्लास, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है फोर क्लासेस में, किस किस में, पहला आपको आएगा स्लोप्सिडिया, ठीक है ना। तो इसमें आपको आएगा
स्लोटम, लाइकोप्सिडिया आएगा आपको, लाइकोप्सिडिया में आपको आएगा सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, आपको आएगा स्फेनोप्सिडा, एक्विस्टम आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्विस्टम में राइजोइड्स होते हैं, एग्जाम्पल में अभी देखेंगे, ठीक है ना। ट्रोप्सिडा आएगा, उसमें क्या होते हैं, ड्रायोटिस, पेट्रिस, एडेंटम, ठीक है ना। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि टेक्स्ट में अगर ये चीज़ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस यही पॉइंट है। तो ये याद रखना ही पड़ेगा, ये एग्जाम्पल हमें याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, ये आपकी एग्जाम्पल रही टेरिडोफाइट्स की। पहला आपका है स्लेजिनिला, दूसरा है एक्विसिटम, फिर है फर्न, फिर है साल्विनिया, ठीक है ना। तो ये आपका रहा स्लेजिनिला। स्लेजिनिला में क्या है, स्लेजिनिला में आपको स्ट्रोबलाइड कोन्स होते हैं, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्ट्रोबलाइड कोन्स स्लेजिनिला में निकलते हैं, ठीक। और एक्विस्टम में, इन दो में आपको स्ट्रोबलाइड कोन्स मिलते हैं। यहाँ पे लीव्स हैं, ठीक है, ये स्टम है इसका, ये रूट्स है, ठीक। ये स्ट्रोबला है, ये रहा यहाँ पे स्ट्रोबला है, ठीक है, ये रहा स्ट्रोबला है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये ब्रांच है, ये यहाँ पे रसोइड्स है, सॉरी ये राइजोम है, ठीक है। रूट से ये राइजोम है। राइजोम आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, आप आगे जाके देखोगे कि राइजोम के बारे में हम पढ़ेंगे, राइजोम कहाँ कहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे राइजोम प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एक्विस्टम में। ये रही आपकी फर्न। फर्न ऐसे होते हैं, इनको हम ऑर्नामेंटल भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे लगाया है गमले में, ठीक है ना। और ये है साल्विनिया, ठीक। तो ये था हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सिंपल है। ब्रायोफाइटा अगर आपको समझ में आ गया है तो टेरिडोफाइटा तो सिंपल ही है फिर। तो हो गया इसी के साथ टेरिडोफाइटा खत्म। हम चाहें तो जिम्नोस्पर्म भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मे भी कन्फ्यूजन आ जाए उससे कि ये ग्रुप में कौन सा पॉइंट बोला था, इस ग्रुप में कौन सा पॉइंट बोला था। तो बेटर है कि आज टेरिडोफाइटा तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जाके आपको क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है। टेक्स्ट को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप चाहें पढ़ना है, क्योंकि ये वोलेटाइल वाला चैप्टर, ये वोलेटाइल है, ठीक है। ये जितनी बार आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि नहीं, याद नहीं रह रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ना है ताकि ये अच्छे से याद रहे। लेकिन सिंपल है, जो चीज़ें आपको माइंड में पहले ही मैंने रख दी है कि ये यहाँ पे गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, उसके बाद यहाँ से ये निकलता है, ठीक है। इसको एक पिक्चर बनाओ माइंड में, उसके बाद पढ़ो, आपको लगेगा कि ये तो इजी है, ये तो मुझे सब आता है अब, ठीक है ना। तो पहले में भी आपको डिफिकल्ट फील हो कि ये क्या लिखा है, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, तो आई थिंक लेक्चर सुनने के बाद वो वाली कंडीशन तो नहीं रहेगी। डेफिनेटली आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कौन डोमिनेंट है, कहाँ से आता है गेमेटोफाइट। मे भी एग्जाम्पल्स याद रखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो ठीक होती है जितने ज़्यादा रिविजन आप करोगे इसके। तो रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना है, नीट के प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी। और अगर आप 11th में हो तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसी वे से पढ़े जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक, ना ही आपसे पूछेगा कोई, जो टेक्स्ट में है वही पूछेंगे। एंड अगर जब आप टेक्स्ट खत्म करते हो उसके बाद आप जाके एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पहले टेक्स्ट पे फोकस करना है, टेक्स्ट कंप्लीट करनी है। टेक्स्ट में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा पढूं, तो उसके बाद आप उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन पहले ही एक्स्ट्रा में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अभी के लिए क्या करना है, अपने वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।